नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 26 मई। मैं सत्यम त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी केंद्र सरकार द्वारा किस टैक्स पर आपदा उपकर लगाने का निर्णय लिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो इसी जीएसटी पर अभी केंद्र सरकार द्वारा आपदा उपकर लगाने का निर्णय लिया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको थोड़ा सा टैक्स के बारे में समझना होगा कि टैक्स क्या होता है। उसके बाद आपको उपकर समझ में आएगा। तो टैक्स आपको बता दें कि टैक्स दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे कि आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप लोग जो महीने का पैसा अपना पाते होंगे वेतन के रूप में, तो उसमें से डायरेक्ट सरकार कुछ ना कुछ टैक्स लेती है। तो वो तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सपोज करिए जैसे कि आप कहीं किसी थिएटर में मूवी देखने गए हैं। तो मूवी देखने गए हैं तो जो 100 का टिकट है उसको मतलब उस पर सरकार ने टैक्स बढ़ा करके उसको 150 का कर दिया है। तो सरकार तो किससे लेगी? थिएटर वालों से लेगी। लेकिन थिएटर वाले किससे लेंगे? जब हम लोग आप लोग या मूवी देखने जाएंगे तो हम लोगों से लिया जाएगा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब सरकार तो किसी थिएटर वालों से ले रही है, लेकिन उसको भरना किसको पड़ रहा है? हम ही लोगों को भरना पड़ रहा है। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और डायरेक्ट क्या था? जो हमारे द्वारा सीधे रूप से दिया जाता था, मतलब जैसे जो हम महीने का अपना पैसा कमाते थे उस पर जो टैक्स देते थे वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। तो दो प्रकार का टैक्स होता है। तो जो ये उपकर होता है, तो उपकर क्या करते हैं कि ये टैक्स के ऊपर टैक्स को उपकर कहते हैं। मतलब कि किसी टैक्स पर अगर टैक्स लगा दिया जाए तो इसी को उपकर कहा जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे केंद्र सरकार जो टैक्स वसूलती है उसको क्या करती है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 280 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में लिखा एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग क्या करता है कि जो केंद्र सरकार टैक्स लेती है वो सभी राज्यों में बराबर बांटती है। तो यही काम वित्त आयोग का होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि केंद्र सरकार क्या सारा पैसा दे देती है? तो अब सारा पैसा देती है तो क्यों देती है? तो आपको बता दें कि जो आर्टिकल 1 है हमारा संविधान में, हमारे अनुच्छेद जो 1 है, तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 1 में है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। मतलब भारत कोई देश उसका नाम उसमें एक संविधान में नहीं लिखा गया है। सिर्फ यही लिखा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ है का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार पैसा वसूलती है टैक्स के रूप में, उसको क्या करती है कि बराबर वित्त आयोग के द्वारा बराबर बराबर सभी राज्यों को दिया जाता है। तो जो ये अलग से टैक्स लगाया जा रहा है, मतलब आपदा उपकर लगाने का निर्णय लिया जा रहा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये राज्य सरकार को भी बांटा जाएगा। भाई, जो टैक्स लिया जाता है उसमें राज्य सरकार को दिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार में इसमें थोड़ा सा होशियारी कर दी है। होशियारी ये कर दी है कि मतलब सीधे टैक्स ना लगा करके टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दी है। तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स कब लगता है? ये किसी विशेष उद्देश्य पर लगता है। जैसे इस समय कोरोना वायरस फैल रहा है इस समय, तो कोरोना वायरस पर ये टैक्स लगाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग सपोज करिए डायरेक्ट टैक्स जो हो 10% देते होंगे, तो अब जा करके अब 12% देना होगा। मतलब कि अब 10 पे 2% बढ़ गया, कुल मिला करके 12 हो गया। अगर ये सोचें कि अगर सीधे सीधे टैक्स को महंगा कर दिया गया है, टैक्स को बढ़ा दिया गया है, 12% कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा करने पे क्या होगा कि जो बढ़ाया गया है तो वो सभी बढ़ाया हुआ टैक्स सभी राज्यों को बराबर बांटना पड़ेगा। लेकिन ये बराबर बांटा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया गया है, ये उपकर है। ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। तो जो विशेष उद्देश्य के लिए टैक्स लगाया जाता है वो उसको उस पैसे को केंद्र सरकार अपने पास ही रखती है, वो सभी राज्यों को नहीं बांटती। उम्मीद है साथियों क्वेश्चन आपको कम समय में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी अमेरिका ने अपने स्टॉक एक्सचेंज से किस देश की कंपनियों को बाहर करने के लिए बिल पास किया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, चीन की कंपनी। आपको बता दें कि अभी अमेरिका ने अपने यहाँ एक बिल पास किया है जिससे कि क्या होगा कि जो चीन की कंपनियां हैं वो अब वहाँ से बाहर हो जाएंगी। अब थोड़ा सा इसको सरल भाषा में समझिए कि ये कहाँ से बिल पास हुआ, कैसे पास हुआ। तो आपको बता दें कि जैसे अपने यहाँ उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। और निम्न सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। तो वैसे ही अमेरिका में उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं।
तो अभी क्या हुआ है कि अभी अमेरिका की जो सीनेट है, मतलब उच्च सदन है, उसी के द्वारा एक बिल पास किया गया है। तो इस बिल के तहत क्या होगा कि जो चीन की कंपनी है, तो चीन की कंपनी अब डीलिस्ट हो जाएगी। तो कितनी कंपनियां डीलिस्ट होंगी? लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 800 से अधिक कंपनी जो है चीन की, वो अमेरिका में अब डीलिस्ट हो जाएगी। अब वहाँ पे व्यापार अब अमेरिका में चीन की कंपनी नहीं कर पाएगी। तो ये अभी अमेरिका की सीनेट द्वारा पास किया गया है। तो जो सीनेट होता है वो उच्च सदन होता है। तो सीनेट में पास होने के बाद अब कहाँ जाएगा? अब निम्न सदन में जाएगा। तो निम्न सदन क्या होता है अमेरिका का? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी ये बिल पास हो जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति हैं वहाँ के, उनके पास जाएगा साइन करने के लिए। जब वो साइन कर देंगे तो ये पूर्ण रूप से पास कर दिया जाएगा, इसको लागू कर दिया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी किस संस्थान द्वारा गेहूं के दो वैकल्पिक बौने जीन RH14 तथा RH18 की मैपिंग किया गया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अग्रहार शोध संस्थान। अग्रहार शोध संस्थान जो है उन्हीं के द्वारा अभी दो बौने बीज जो कि जिसका नाम RH14 तथा RH18 है, इसी की मैपिंग की गई है। तो अब बात उठती है कि ये क्या होगा। तो आपको बता दें कि जो अग्रहार शोध संस्थान है ये कहाँ पे है? ये पुणे में है। तो इसी के द्वारा, इसी संस्थान के द्वारा अभी दो मैपिंग की गई है गेहूं के बौने जीन की। तो इस जीन के तहत क्या होगा, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे धान की खेती हम लोग करते हैं, तो धान की खेती में क्या करते हैं कि हार्वेस्टर वगैरह से कटवा देते हैं। तो जो सिर्फ जो धान धान रहता है उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद जो उसका तना वगैरह रहता है तो उसको क्या करते हैं कि वहीं पे खेत में ही छोड़ देते हैं। बाद में किसान लोग क्या करते हैं कि जला देते हैं उसको। तो जलाने से क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो इसी के तहत अभी इस शोध संस्थान पुणे में, मतलब अग्रहार शोध संस्थान पुणे द्वारा दो बौने बीज की मैपिंग की गई है। तो ये बीज क्या करेगा? अब ये बीज करेगा कि अगर आप लोग जो धान की जो अवशिष्ट बचता है उसको जलाएंगे नहीं, उसमें भी अगर इसको मतलब उगाना चाहें तो आसानी के साथ ये उग सकता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी भारत और किस देश के बीच आमद बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आमद बंदरगाह क्या होता है। तो आमद बंदरगाह उसे कहते हैं कि जैसे दो देश हैं, जैसे भारत बांग्लादेश है, तो उस बंदरगाह का उपयोग भारत भी करेगा और उस बंदरगाह का उपयोग बांग्लादेश भी करेगा। तो जिस बंदरगाह का उपयोग दोनों देश करेंगे तो उसे आमद बंदरगाह कहते हैं। तो इसके पहले अभी तक क्या था? इसके पहले अभी तक आमद बंदरगाह बांग्लादेश में 6 था। तो अब इसको 5 और बढ़ा दिया गया है, मतलब 5 आमद बंदरगाह और बनाए गए हैं बांग्लादेश में। तो अब कुल मिलाकर के 11 आमद बंदरगाह बांग्लादेश में हो गया है। तो अब भारत और बांग्लादेश में 11 आमद बंदरगाह हैं, जिससे कि भारत भी उस बंदरगाह का उपयोग कर सकेगा और बांग्लादेश द्वारा भी उस बंदरगाह का उपयोग किया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी किस देश द्वारा विश्व के सबसे तेज स्पीड 44.2 मतलब 44.2 TBPS का नया रिकॉर्ड बनाया गया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। आपको बता दें कि अभी आप लोग 4G यूज कर रहे हैं, तो 4G में आप लोग समझ लीजिए कि जो 1024 KB होता है तो उसके बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर 1 TB होता है। TB को टेराबाइट कहते हैं। तो क्या हुआ कि अभी ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज, मतलब सबसे तेज स्पीड वाला नेट का रिकॉर्ड भी बनाया गया है। तो सबसे तेज कितने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो आपको बता दें 44.2 टेराबाइट प्रति सेकेंड। अब आप लोग समझिए कि टेराबाइट क्या होता है। टेराबाइट 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। तो अब कितना कहा जा रहा है? 44.2 टेराबाइट प्रति सेकेंड का नया रिकॉर्ड वहाँ पे अभी बनाया गया है। तो अब टेराबाइट का मतलब आप लोग स्पीड समझ सकते हैं कि कितना होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। बाकी इस समय पूरे विश्व में सबसे सस्ता नेट अपने भारत में ही चल रहा है, और सबसे महंगा नेट इस समय जिम्बाब्वे में शायद चल रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी मोहित बाघेल का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वह फिल्मी जगत से जुड़े थे।
तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, फिल्म जगत। आपको बता दें कि मोहित बाघेल जो हैं वो 26 साल के थे, जो कि एक अभिनेता थे। तो उन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो मोहित बाघेल को आप लोग, जो सलमान खान की रेडी फिल्म आई थी उसमें मोहित बाघेल ने काम किया था। इनकी उम्र अभी 26 साल ही थी। इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी आईसीएमआर ने स्वास्थ्य कर्मियों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की जगह अब क्या दिया जाएगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, कांगड़ा चाय। आपको बता दें कि जैसे कि जो स्वास्थ्य कर्मी हमारे हैं वो लगातार कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। जो भी कोरोना से ग्रसित हैं, जो भी पेशेंट, उनका इलाज लगातार कर रहे हैं। तो उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने से क्या होगा? इम्यूनिटी बढ़ाने से जो है वो किसी भी आदमी के अंदर रोग वायरस जल्दी से एंट्री नहीं करेगा, और एंट्री करेगा भी तो वो वहाँ पे हावी नहीं हो पाएगा। तो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है, एक तरह से समझिए कि जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे एंटीबॉडी होते हैं उसको बढ़ाता है। तो अभी क्या हुआ था कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है ये मलेरिया की दवा है। तो इससे क्या होता था कि शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाई जाती थी, या इसके द्वारा, इस दवाई के द्वारा शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता था। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे कि लगातार स्वास्थ्य कर्मी काफ़ी दिनों से यही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खा रहे हैं। तो ये लगातार खाने से क्या होता है? नुकसान भी करता है। तो इसीलिए अभी आईसीएमआर ने अब एक निर्णय लिया है कि अब इनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन न दे करके अब कांगड़ा चाय दिया जाएगा। कांगड़ा चाय से भी क्या होता है? इम्यूनिटी बढ़ती है। अब कांगड़ा चाय, बात उठ रही है कि मिलती कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश की एक चाय है जिसे कि कांगड़ा चाय कहते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में ही मिलती है। तो अब इस चाय को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। और आईसीएमआर द्वारा एंटी एचआईवी ड्रग्स का भी निर्णय लिया गया है कि इसको भी दिया जा सकता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नाओमी ओसाका। आपको बता दें कि नाओमी ओसाका जो है वो इस समय दुनिया की सबसे मतलब ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। ये पिछले 12 महीनों में लगभग 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई कर चुकी हैं। इसके पहले कौन था? तो आपको बता दें कि इसके पहले सेरेना विलियम्स जो थी, ये इसके पहले पहली थी। तो अब इनको पछाड़ करके नाओमी ओसाका जो है वो पहले स्थान पे बन गई हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन चुकी हैं। जो नाओमी ओसाका हैं ये क्या हैं? ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? जापान की हैं। जापान की एक टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका जी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी आरामदायक फेस मास्क किसके द्वारा विकसित किया गया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, CENS। CENS का पूरा नाम है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। इसका पूरा नाम सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस है। तो इसी के द्वारा अभी आरामदायक फेस मास्क विकसित किया गया है। तो अब बात उठती है कि CENS है कहाँ? तो ये आपको बता दें बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है? अपने कर्नाटक राज्य में है। तो इसी के द्वारा आरामदायक फेस मास्क का निर्माण किया गया है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि आरामदायक फेस मास्क क्या होता है? तो जैसे आप लोग जो नॉर्मल मास्क लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि चेहरे पर कहीं कहीं दाग पड़ जाता है, और उसके साथ साथ बोलने में भी दिक्कत होती है। उसके बाद जैसे कि कोई मास्क भी लगाया है, उसके साथ साथ चश्मा भी ऊपर लगा लिया है, तो क्या होता है कि फॉग ज़्यादा, जैसे हम लोग बोलते हैं तो चश्मे के अंदर क्या होता है? फॉग जम जाता है। तो इसी के लिए अभी CENS द्वारा आरामदायक मास्क विकसित किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी ऑफलाइन विक्रेताओं को ट्रेनिंग देने के लिए फेसबुक ने किसके साथ समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सैमसंग के साथ। आपको बता दें कि जैसे इस समय ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जो ऑफलाइन विक्रेता हैं, जैसे जो दुकान पे बैठ के सामान को अपने बेचते हैं, तो उनको क्या किया जा रहा है कि अब ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ट्रेनिंग देने के लिए अभी फेसबुक ने सैमसंग के साथ समझौता किया है कि मतलब जो ऑफलाइन विक्रेता हैं उनको ट्रेनिंग दे करके अब ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अब बात सैमसंग की है, तो सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है,
अभी महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अशोक चौहान। आपको बता दें कि अशोक चौहान जो हैं वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उसके साथ साथ इस समय जो मतलब इस समय जो सरकार है वहाँ पे राज्य सरकार, उसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं। तो इन्हीं को अभी क्या हुआ है कि कोरोना वायरस का संक्रमण इनके ऊपर पाया गया है, मतलब ये इनका जो टेस्ट का रिपोर्ट आया है कोविड-19 का, वो अभी पॉजिटिव पाया गया है। उम्मीद है साथियों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद आपका।